बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है आज और अपना वीकेंड भी भरपूर तरीके से आप लोगों ने प्लान किया होगा। खैर, कुछ खबरें हमने शामिल करनी हैं और आपको बताना है शहर की सूरत हाल क्या है। इसके साथ साथ आज के मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बयान पे भी जाएं, प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ जाएं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये बयान कर रहा था कि बदनसीब की 5 अलामतें हैं। 5वीं अलामत बदनसीब की ये है वक़िल्लतुल हया, जिसमें हया बहुत कम हो। आज हमारे नौजवानों से भी हया ख़त्म हो गई, हमारी बेटियों से भी हया ख़त्म हो गई, हमारे बूढ़ों से भी हया ख़त्म हो गई। और हया का ख़त्म होना बदनसीबी की अलामत है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने अंदर हया को पैदा करो, हया को पैदा करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी हया की नेमत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की अच्छी बात आपने जानी। अब बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर क्या है जी? कोरोना और दिल के मरीजों के लिए बुरी खबर है। जान बचाने वाला इंजेक्शन मार्केट से गायब। इसके बाद बुरी खबर है सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए। शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स में मुफ्त किताबों की फराहमी बंद। और इसके बाद खबर यह है कि तख्ते पंजाब मुश्किल में आ गया है। ऑपोजिशन का वजीर आला की कुर्सी छीनने का फैसला। नादहिंदगान से बिजली बिल की वसूली में नाकामी। डेट डिफॉल्टर्स की मद में 20 अरब से जायद डूबने का इंकशाफ हुआ है। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ कैसर खोखर साहब और कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले? ठीक ठाक जी। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलें। और पहली खबर हमारे पास जो है दिल के मरीजों के लिए, कोरोना के मरीजों के लिए बुरी खबर है। खोखर साहब, आपसे आगाज कर लेते, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जहां चौधरी साहब की खबर है। 150 रुपए का जो टीका है वो ब्लैक में 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है और सरकारी अस्पतालों में स्टॉक खत्म हो गया। मरीजों की जान पड़ गई, जान पड़ गई है। ये टीका हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर अवेलेबल करे और जो इसको मैन्युफैक्चर करती है फैक्ट्री, उसको कहा जाए कि वो ज़्यादा तादाद में मैन्युफैक्चर करे, ताकि ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये किसी भी सूरत में ब्लैक मेलिंग जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ब्लैक किसी भी शक्ल में हो, ब्लैक मार्केटिंग हो या ब्लैक मेलिंग हो या इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो, ये खत्म होनी चाहिए। ये एक तरह की मैं समझता हूं कि रहा है कि जब जिस चीज का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ता है वो ब्लैक में भी। बट सब वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इसकी कमी क्यों हुई है, क्यों पीछे स्टॉक खत्म हो गया। वजूहात तो कुछ मालूम नहीं हो सकी। ये मुझे बताएं आप रोजाना बुरी खबरें क्यों आवाम को? अब मैं क्या करूं, अखबार में खबरें ही ऐसी हैं भट्ट साहब। अच्छा, आगे जाके एक अच्छी खबर भी है। अच्छा, हाँ जी, ना करें। आपकी मुस्कुराहट से अंदाजा हो रहा है कि वाकई कुछ अच्छी खबर है। खैर, वो आगे चल के जरूर डिस्कस हम करेंगे। फिलहाल मरीजों के लिए, और कल का जो हमने बनाम सरकार प्रोग्राम देखा, उसमें तो जबरदस्त इंकशाफात हुए हैं कि किस तरह से अवाम को पागल बनाया गया है हेल्थ कार्ड के नाम पर। तो अब मरीजों के लिए बुरी खबर यह है कि उन्होंने अगर 150 रुपए वाला इंजेक्शन भी बाहर से खरीदना है तो वो भी नहीं मिल रहा। देखिए कैसे मिलेगा, आप मुझे बताएं। अवाम को जो बेवकूफ़ बनाने का बड़ा रिकॉर्ड है ना, यानी कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़े बड़े जितने भी इस हुकूमत के रिकॉर्ड है ना, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए, एक अलहदा बुक बननी चाहिए। आप ये देखें ना, कहाँ मुफ्त इलाज की बातें की जाती हैं, कहाँ मुफ्त अद्वियात की बातें की जाती हैं, कहाँ एक 150 रुपए वाला इंजेक्शन गायब कर दिया और 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट को पता नहीं होगा? गवर्नमेंट को पता होगा कि ये 150 रुपए वाले मार्केट के अंदर 1500 का मिल रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल जिसके आप दावा करते हैं जी हमने सब अच्छा कर दिया है। यार क्या चीज अच्छी की? कोई एक चीज गवर्नमेंट बता दे कि उन्होंने अच्छा काम किया। कोई एक काम ये उठा के ले आए, हाँ इन्होंने किया है, तो इन्होंने सिर्फ ये किया है कि अस्पतालों के अंदर से अद्वियात ख़त्म कर दी हैं, तालीम के नाम के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है, रोज़गार के नाम के ऊपर लोगों को तमाशा बना के रख दिया है। ये काम हुकूमत ने किया है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाएं,
अना आप यकीन करें वहां पे मरीज जिस सूरत हाल के अंदर है मैं आपको बता नहीं सकता। एक एक बेड पर 4-4 मरीज बैठाए हुए हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें जो आप ये जो टीका जो है, इंजेक्शन जो ब्लैक मार्केटिंग में फरोख्त हो रहा है, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर मुलव्वस है और ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रग इंस्पेक्टर का मुलव्वस हुए बगैर ये हो ही नहीं सकता कि ब्लैक मार्केटिंग में कोई टीका इस तरह महंगे दामों 150 वाला टीका 1500 में फरोख्त हो। ये तो मरीजों के साथ एक तरह की एक जुल्म है, इंतहा है, ये इंसानी बेसिक फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी है और ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है जो मरीजों के साथ हो रही है। खोकर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, ये बड़ा अच्छी बात इन्होंने की। और खोकर साहब जिस जगह पे जो इनकी बीट भी है, मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर अंदर की मिली भगत के बगैर ये इंजेक्शन गायब हो ही नहीं सकता। 150 रुपए का इंजेक्शन कैसे 1500 रुपए में ड्रग इंस्पेक्टर महकमा हेल्थ जो है वो सो रही है, अफीम पी हुई है इन्होंने कि इतनी लंबी। अच्छा बट साहब, एक वजूहात में से बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन एक वजह ये भी है कि कोई पूछने वाला नहीं है। एग्जैक्टली कि आखिर मार्केट में इसकी किल्लत हुई। अब कल से मेरे ख्याल से जाहिद साहब ने खबर दी है, अब तक इस पे किसी ने बात नहीं की होगी, किसी ने, मतलब किसी की जान जाती है तो जाए। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा भी पता क्या होगा मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर बाद ना एक प्रेस रिलीज महकमा हेल्थ की तरफ से जारी हो जाएगी कि हमने इसके ऊपर एक्शन ले लिया। अव्वल तो अस्पतालों के अंदर किल्लत कोई नहीं है, लेकिन अगर है तो हम इसको दूर करेंगे। या आप ये देखिएगा थोड़ी देर बाद ये 4 लाइनों की एक स्टेटमेंट जारी हो और जाएगी। उस पर मुझे अफसोस भी इतना होता है कि आप सरकारी हॉस्पिटल्स के, हम तो MS साहिबान को मदऊ करते ही रहते हैं, बट सब वो भी हुक्मरानों को खुश करने के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट ऐसे देते हैं कि आप कुछ हालात, रिपोर्टर्स हमारे कुछ बता रहे होते हैं, जाहिद साहब और अजमत के हालात ये हैं, और अस्पतालों से जी वो टेस्ट भी मुफ्त हो रहे हैं, अद्वियात भी मुफ्त मिल रही हैं, आप आके चेक कर लें, ना जाने किस तरह से। और आप छोड़ दें, मैं आपको 2 दिन पहले का वाकया सुनाता हूँ। बेशक आप जाहिद साहब को या अजमत को लाइन पे ले लें। एक मरीज PIC के अंदर सुबह 5:30 बजे का आया हुआ, उसको हार्ट की पेन है। 5:30 बजे का सुबह वो हॉस्पिटल के अंदर कैसर साहब आके बैठा हुआ है, उसको बेड अवेलेबल नहीं, उसको बेड नहीं दिया गया। 5:30 बजे से वो बैठा हुआ है। उस बेचारे ने मुझे फोन किया कि जी मुझे इतनी सख्त तकलीफ है, मुझे बेड नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे बताएं। आपके गंगाराम के अंदर सर्विसेज के अंदर मियो हॉस्पिटल के अंदर कार्डियोलॉजी की वार्ड्स हैं, वहां पे काम ही नहीं हो रहा। सर अभी कल जो मैं बता रही हूँ बनाम सरकार प्रोग्राम देखे, उसमें कैंसर की मरीजा ये इल्तिजाएं कर रही है कि मैं कसूर से चलकर आती हूँ और मैं आज ये तीसरा मेरा चक्कर है, एक स्टैंप नहीं कोई लगा रहा कि मेरी MRI हो जाए। और यकीन माने कि वो बेचारी जिस तरह से रो रही थी, देख के खुद मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कौन इन मरीजों को पूछने वाला असल में है ना, जो डॉक्टर है वो तो हड़तालों पर है। आपने देखा कल वो सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर जो इन्होंने मुजाहरा किया जाकर वहां पर वो कहते हैं मरीजों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो डॉक्टर अपनी नौकरियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमें पहले मरीजों के साथ ज्यादती करते हैं, मरीजों के साथ जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं, जब मरीज मर जाते हैं हेल्थ महकमा हेल्थ इंक्वायरी का हुक्म देता है तो वो डिसमिस हो जाता है डॉक्टर, तो उसके बाद जाकर सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर जाकर हमला कर देते हैं कि तुमने हमारा डॉक्टर मुअत्तल क्यों किया, डॉक्टर को डिसमिस क्यों किया, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों की है। अब देखिए एक तरफ तो ये मरीजों को मार रहे हैं और महकमा हेल्थ कार्रवाई भी ना करे। बिल्कुल। अच्छा आप ये देखें, ज्यादा दूर ना जाएंगे, सर्विसेज के अंदर गुज़िश्ता दिनों एक इंसिडेंट हुआ कि एक मरीज जो सुबह आया उसको उस केस का क्या बना, कुछ भी नहीं। ये उस केस को दबाने के लिए और साफ शवाहिद उसमें मिले, आपके पास CCTV फुटेज भी आ गई, आपके पास डॉक्टर्स भी आ गए जिनकी गफलत थी, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। सर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है कि हॉस्पिटल्स के अंदर हालात बेहतर किए जाएं, सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ, इनकी कागजी कार्रवाइयों से ज़्यादा इनके पास और कुछ नहीं है। मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के एक बहुत ही करीबी बंदे ने, मैंने उनसे हेल्थ कार्ड के हवाले से ही खोकर साहब मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा जी इसके ऊपर ज़रा मुझे थोड़ी सी डिटेल बता दे, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा दोस्त भी है। उसने कहा जी इसके अंदर कैंसर की भी अद्वियात मिलेंगी, इसके अंदर ये भी मिलेंगी, ये भी मिलेंगी, ये भी मिलेंगी। उसने मुझे लंबा चौड़ा दे दिया, कर दिया गया है। कल सीमल ने वो देखे अपने प्रोग्राम के अंदर बता दिया कि हेल्थ कार्ड के ऊपर मिलता है क्या। अब मैं पंजाबी दे विच कहूंगा घूगू मिलता जी। और लोगों की परेशानी हमने देखी है कि लोग बेचारे बेबस नजर आए हैं। और फिर मुझे खबर को वाइंड अप करना है, मैं क्या कहूँ जी, डॉक्टर साहिबा से उम्मीदें थी बट सब सारी कि डॉक्टर साहिबा आएंगी तो हालात को बहुत अच्छी तरह से खुद डॉक्टर है, वो खुद डॉक्टर हैं, इन चीजों को समझती हैं, लेके चली भी हैं, लेकिन क्या है नहीं हो सका। कहा कि 2 हिस्सों में तकसीम करके बर्तन तकसीम कर देते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी मैं रिजाइन दे दूंगी, मैं 2 हिस्सों में तकसीम नहीं होने दूंगी। हॉस्पिटल्स के अंदर हालात आपके सामने, मैं आपको बताऊं, मैं फिर वही कह, प्रायोरिटी नहीं है, अवाम इनकी प्रायोरिटी नहीं है, सेहत इनकी प्रायोरिटी नहीं है,
तालीम इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने मुखालिफिन को कुचलो और अवाम को बेवकूफ बनाओ। ऑपोजिशन भी सियासत कर रही है और हुकूमत भी सियासत कर रही है। खैर, हमने सेहत की बात कर ली, इसके बाद तालीम के हालात क्या हैं उस तरफ हमने आना है। परवेज इलाही साहब के दौर में ये कर्म किया गया था और बहुत अच्छा काम किया गया था कि किताबों की मुफ्त फराहमी जो है उसका सिलसिला शुरू किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से। अब ये मुफ्त तालीम भी दूर की जा रही है तलबा से। इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथी रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये जो यकसा तालीम के बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे कि ऐसा निज़ाम तालीम का लेकर आया जाएगा, कहीं मुराद राज साहब की मुझे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स याद हैं कि तालीम सबके लिए बराबर होगी, मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी, बच्चों को ज़बरदस्त तरीके से तालीम दिलवाई जाएगी। आज मुझे फिर एक बार से शहबाज शरीफ साहब का वो दौर नजर आता है जहां पर तलबा के लिए बेतहाशा सहूलियात, और जहां तक रह गई मुफ्त किताबों वाला ये सिस्टम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भट्ट साहब, ये परवेज इलाही साहब ने इनिशिएटिव लिया था और बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया था। अब इसको बंद करने का मकसद क्या है? तो जी पेश की है ना कि जी कि इनरोलमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से इस तरह हो गया है। मैं आपको बताऊं, जाली इनरोलमेंट, हाँ, सही जाली आपने इनरोलमेंट कागजों तक के बताने के लिए कि जी, और खुद महकमा तालीम की रिपोर्ट है कि जाली इनरोलमेंट की गई है स्कूलों के अंदर और रिपोर्ट पेश की गई है। अगर 80% इनरोलमेंट हुई है तो यार फिर कम से कम उनके अपने महकमे की जो रिपोर्ट है वो तो खुद इसके मुंह के ऊपर तमाचा मार रहे हैं। बिल्कुल। मैंने आपको उस वक्त भी पहले भी कहा कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है ना हेल्थ ना तालीम, सिर्फ बातों की हद तक। बजट नहीं होता क्या? अगर एनरोलमेंट बढ़ी है तो बजट भी तो बढ़ा है ना। मैं इसी तरफ आ रही हूं, बजट नहीं होता बढ़ा है, और बजट बढ़ा है। हुकूमत को इंतजाम करना चाहिए बच्चों को मुफ्त किताबें देने के लिए। मैं तो ये कहता हूं कि हुकूमत को पहली क्लास से लेकर MA तक, यूनिवर्सिटी तक तमाम एजुकेशन फ्री करनी चाहिए। किसी किस्म की हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, यूनिवर्सिटी फीस माफ करनी चाहिए और किसी भी तलबा से कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। ये तमाम सरकारी, कम से कम चलो प्राइवेट इदारों में नहीं हो सकता तो सरकारी इदारों में तो फ्री हो, और प्राइवेट इदारों में जो इतनी ज्यादा फीसें ली जा रही है उसके लिए हुकूमत को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स नहीं इनके निर्गम में आ सकते, छोड़ उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाए, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाए, उनकी कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड करे, उनका फीस खुद गवर्नमेंट तयन करे और फिक्स करे, इतनी फीस होनी चाहिए और उतनी फीस पर वो लेने का उनको पाबंद करे, वरना वो अगर प्राइवेट स्कूल चलाई इन्हीं में बैठे हुए लोग रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो कौन कंट्रोल करेगा प्राइवेट स्कूलों को? सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल। और उस हवाले से जो स्कूल ज्यादा फीस लेता है उसकी रजिस्ट्रेशन मंसूख की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत को ये फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और मुफ्त किताबें जो है बच्चों का हक है, ये बच्चों को देना चाहिए। और ये सेक्रेटरी समझता हूँ न्यायालय है, सेक्रेटरी स्कूल को चाहिए फौरी तौर पर इसका नोटिस ले। ये CO एजुकेशन लाहौर जो है उसकी ड्यूटी नहीं है, ये सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की ड्यूटी है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन इस पर कार्रवाई करें और फौरी तौर पर जो बच्चों को जहां बजट की जरूरत है बजट मुहैया किया जाए, किताबों की जरूरत है वहां किताबों को मुहैया की जाए। साहब, ना बजट का मसला है ना किसी और चीज का मसला है, ये नीयतों का मसला है बस, और कुछ नहीं है। बट साहब, आप एग्री करेंगे ये नीयतों में, आपने कहा ना जैसे तरजीहात ही नहीं है। जब आप अपनी तरजीहात ही नहीं डिफाइन करेंगे, अपनी नीयतें ही साफ नहीं करेंगे, जेबों में पैसे डालना बंद ही नहीं करेंगे, ये मसले तो रहेंगे। सर देखिए, प्राइवेट स्कूलों की आपने बात की, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आपके हाथ नहीं पड़ते हैं, आपके पर जलते हैं उन स्कूलों के ऊपर हाथ डालते हुए। एक बड़ी जो चेन है, PTI का अपना एक लीडर जो है उसका सरबरा है उस बड़ी चेन का। आप उस स्कूल के अंदर घुस के तो दिखाएं, किसी ब्रांच के अंदर आप घुस नहीं सकते हैं। कैसी बातें ये करते हैं मुराद राज साहब। यकीन करें, आप उनको कहें किसी प्रोग्राम में आके वो अपनी कारकर्दगी ऐसे अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे कि जिस तरह ना आप बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, लेकिन आप अगर कोई सवाल करेंगे तो फिर गुस्सा इस तरह करते हैं। मैं माजरत के साथ, एक तो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब और मुराद राज, नाक पे गुस्सा जो कहते हैं ना वो रखा होता है, और आपकी सही बात को भी उन्होंने ऐसे बिगाड़ के और कह देना है कि जी आप लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए, जब किसी के पास जवाब देने के लिए कुछ ना हो तो वो फिर इसी तरीके से
गुस्सा करता है। इनके पास जवाब नहीं है किसी चीज का, उनकी नजर में सब अच्छा है। देखिए, मैं किस तरह कह दूंगा कि जनाब मैं गलत कह रहा हूँ? मैं तो कहूंगा जो मैं बात कर रहा हूँ वो दुरुस्त कह रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, बड़ाई इसी में कि आप अपनी गलती को तस्लीम करें। अब जो किताबें आपने बंद की है, नर्सरी, दूसरी, चौथी और पांचवी और सातवीं जमात यहाँ पे केमिस्ट्री की नहम दहम की किताब लिखा जी हुआ है, बिल्कुल, कंप्यूटर की, मैथ की। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं नहम दहम के जिनकी मैथ की, बायो की किताब है मैडम। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। अब आप ये कहें कि जनाब हमारे जो बच्चे हैं वो आला तालीम हासिल करें, जब आप उनकी बेस ही खत्म कर रहे हैं, बेस ही खत्म हो रही है, तो आप मुझे बताएं आला तालीम के लिए कहां पे वो जाएंगे, किस तरीके से करेंगे? आपने रोजगार खत्म कर दिया, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। बुक्स की आप प्राइस जाके चेक करें, अल्लाह की कसम हैरत होती है यार, इतनी इतनी खोकर सा प्राइस। हमें याद है जब हम पढ़ते थे क्लासों के अंदर, तो यकीन करें चीप प्राइसेस में किताबें मिलती थी। यानी कि अब ये तो किताबें, अद्वियात सब कुछ महंगी हो गया। अब देखें बच्चों के पैम्पर जो है वो महंगे हो गए हैं। बच्चों का जो दूध होता है वो पीडियाश्योर का जो डब्बा जो 1600 में आता था वो 3300 में चला गया है, और पैम्पर जो 1500 का आता था वो 3500 में चला गया है। इस वाले से छोटी छोटी अद्वियात देखें, जो अद्वियात, शुगर की दवाइयाँ देखें, ड्रग दवाइयाँ देखें, ये मेडिसिन देखें, ये मिक्सल डीएस सिरप देखें, ये सब की कीमतें जो डबल हो गई हैं। यानी कोई एक जगह नहीं है कि जहां पर आपको आसानी लगे। अगर आप अद्वियात खरीदने जा रहे हैं परेशानी है, किताबें खरीदने जा रहे हैं परेशानी है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। मुझे नहीं समझ लगती कि अब क्या बात करें। खैर, अगली खबर हमने डिस्कस करनी है और अगली खबर की तरफ आएंगे। सीएम साहब के लिए परेशानी है या नहीं है, हमने ये भी डिस्कस करना है। अब तख्ते पंजाब मुश्किल में आ गया है। मुश्किल में किस आ गया है? ऑपोजिशन क्या इतनी स्ट्रांग है कि वो इस तख्ते पंजाब को चैलेंज कर सकती है? जी बिल्कुल। मैं फोकस साहब ब्रेक पे ले जाना है, ब्रेक पे आते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर यह है कि ऑपोजिशन का वजीर आला की कुर्सी खींचने का फैसला। उस्मान बुज़दार के खिलाफ बैकडोर राब्तों में तेजी आ गई है, यानी बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं और सीएम साहब को हटाने की कोशिश की जा रही। खोकर साहब, आपके पास सुनहरी मौका है, अगर सीएम बनने का मौका मिल गया तो। जी बिल्कुल, मैं तमाम चीजें सस्ती कर दूंगा और मेरिट पर फैसले करूंगा। पक्की बात है? पक्की बात है। मेरी सिफारिश भी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी भी नहीं सिफारिश होगा। खोकर साहब, जो मेरिट होगा वो करूंगा। मेरिट पे मुझे मेरिट पे एक पिराडो ले दीजिएगा। बिल्कुल। खोकर साहब देख लें, और ये बहुत बड़ी बात होती है। हुकूमत ने भी मेरिट के दावे किए थे और उन पे पूरा नहीं उतरे। इस वक्त जो मुल्क के मुख्तलिफ हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि केपीके का वजीर आला और पंजाब का वजीर आला दोनों तब्दील कर दी जाए, क्योंकि ये दोनों वजीर आला जो है ना डिलीवर नहीं कर सके। इस हवाले से इमरान खान का पर बड़ा दबाव है, जो ताकतवर हल्के हैं मुल्क के, उनका कि वो दोनों वजीर आला को तब्दील करें। इस हवाले से, और ये वीक पॉइंट एक तरह का इमरान खान का बना हुआ है, केपीके का वजीर आला और पंजाब का वजीर आला, जिसकी वजह से पंजाब की जो अपोजिशन है और पंजाब में नून लीग जो है वो एक्टिव हो गई है, और जो ताकतवर हल्के हैं उनकी वजह से, कि शायद इस वजह से जो आज़ाद उम्मीदवार है वो उनको वोट दे देंगे नून लीग को, इस वजह से। लेकिन काफ लीग अभी तक जो डटी हुई है वो तो बुज़दार के साथ है। वो कहते हैं कि अगर काफ लीग वाले कहते हैं अगर बुज़दार को उठाना है तो फिर चौधरी परवेज। लेकिन ये इत्तेहादी भी भट्ट साहब, आप एग्री करेंगे कि हुकूमत की कुछ पॉलिसियों की मुखालिफत कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कर रहे हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। बैकडोर जो राब्ते हैं ना वो बहुत देर के चल रहे हैं। कोई जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त के ही चल रहे थे, और 2.5 साल से तकरीबन कोई 13 से। लेकिन अब तो सामने भी सारे राब्ते चल रहे हैं। नहीं, राब्ते तो चल रहे हैं, लेकिन देखे ना, मैं आपको बताता हूँ 13 के करीब ऐसे पीटीआई के अरकान असेंबली हैं जिन्होंने 2.5 साल पहले भी अपोजिशन को ये ऑफर की थी, जब बुज़दार साहब को हटाने की मूवमेंट चली थी, कि आप हमें इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि आप हमें टिकट देंगे। आप हमें टिकट देते हैं, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अब इस बात को फाइनलाइज किया जा रहा है, और मैं आपको बताऊं मार्च का महीना बहुत अहम है। मार्च होने जा रहा है इसमें? नहीं, मार्च क्या होना है, मैं मार्च इन्होंने क्या करना है, देखें फैसले जो करने होते हैं ना वो किसी और ने करने होते हैं। इनके मार्चों से, इनके धरनों से जो है वो कुछ नहीं होता, फैसले कुछ और लोग करते हैं। जिन्होंने फैसला करना उन्होंने कर लिया हुआ है। लेकिन मैं इस हुकूमत के जाने के हक में नहीं हूँ। महंगाई है, सारा कुछ है। देखिए 8 महीने रह गए हैं, 8 महीनों के बाद जो है इलेक्शन आने ही आने हैं।
नई कोई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो अपनी तरफ से तो ये 5 साल मजीद खेलना और चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा, मुझे हालांकि बिल्कुल गैर जानिबदार रहनी चाहिए, लेकिन मैं भी एक आम आदमी हूँ। बिल्कुल, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं भी पीस रहा हूँ, कैसर साहब भी पीस रहे हैं, आप भी पीस रहे हैं। जितनी महंगाई हमने इस दौर के अंदर देखी है ना, किसी दौर के अंदर इतनी महंगाई नहीं हुई। लेकिन ये हकीकत है कि अपोजिशन जो है अपने आप को बचाने के लिए फैसले जिन्होंने करने उन्होंने ही अपोजिशन को आगे किया, चलो आओ पुत्र आगे आओ। इत्तेहादी जो है, मैं आपको बताऊं, वो इस दफा साथ देंगे, अपोजिशन का साथ देंगे, अपोजिशन के साथ जाएंगे और इनको जाना पड़ेगा। देखिए, आपको अवाम की आवाज सुननी चाहिए। हाँ। अवाम क्या कह रही है? अगर इस वक्त अवाम ही तो लेके आने वाली है, अगर अवाम को ही साइड पे कर दिया जाएगा तो फिर कौन? आपको किसने कहा अवाम लेके आती है? अवाम ने वोट नहीं डालने जाना। नहीं, आपको किसने कहा? वो तो मुझे पता है, बट साहब छोड़ दे, बात बहुत नहीं छोड़ दे। देखिए, अगर अवाम लेके आती है, मैं बताता हूँ, उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा, उस्मान बुज़दार यही रहेगा। उस्मान बुज़दार मैंने आपको ऑफर करा दी, तो कहीं नहीं भेज। उस्मान बुज़दार आप कोशिश करिए। उस्मान बुज़दार के पास नंबर पूरे हैं, काफ लीग उसके साथ है, आजाद उम्मीदवार उसके साथ है, इस वक्त कोई खतरा नहीं है। वो जो हम ख्याल ग्रुप है उसके साथ है, और जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसको वो मना लेगा उस्मान बुज़दार। मेरा इन्होंने अपोजिशन के पास तो वज़ीर आला का कैंडिडेट ही नहीं है, कौन वज़ीर आला बनेगा? देखिए, है ना कैंडिडेट है, कौन है? बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, चौधरी परवेज इलाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। नहीं ना जा रहा, वो चौधरी परवेज हुकूमत के साथ ही रहेगा। साहब उस्मान बुज़दार साहब के पास, उस्मान बुज़दार साहब के पास नंबर पूरे नहीं है। अगर आप असेंबली की पार्टी पोजीशन देखें तो ये बहुत माइनर सा फर्क है। हाँ। परवेज इलाही साहब अपने बंदे खींच लें, 7-8 बंदे, अगर वो अपने बंदे खींच लें, ये धड़ाम से गिर जाएंगे। साथ दे रही है, अब तो अपोजिशन भी साथ सर, अपोजिशन को छोड़ दें, पीटीआई के अपने लोग हैं, ये जिनकी बात कर रहे हैं ना कैसर साहब के हम ख्याल ग्रुप। सर, हम ख्याल ग्रुप तो थाली में रख के आया हुआ है, पाजे ने साडे इस्तीफे ने। सही कह रहे हैं। सानू सिर्फ ए यकीन दहानी करा दियो कि इलेक्शन दे विच तुसी सानू टिकट दोगे, साडे मुकाबले दे विच तुसी कोई और बंदा नहीं दोगे। ये यकीन दहानी आजकल में इनको मिलने वाली है। ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं कैसर साहब, ये ना कहें कि कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट बेशुमार मिल जाएंगे, लेकिन अगर परवेज इलाही साहब बनते हैं, मैं बिल्कुल किसी चीज से बालातर होके, देखिए परवेज इलाही साहब के दौर के अंदर बहुत सारे मैं यही कहने वाली थी कि फिर हम कम से कम उम्मीदें थोड़ी अच्छी लगा सकते हैं कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। जो हम कह रहे हैं कि मुफ्त किताबें नहीं मिल रही हैं, मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही हैं, किस तरह से तालीम का बुरा हाल किया जा रहा है, कम से कम इन चीजों में तो बेहतरी आ जाएगी, आवाम तो सुख लेगी। लेकिन खोखर साहब ने अपना मौका गवा दिया ये कह के कि कहीं पर नहीं जा रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, अच्छी बड़ी सीएमशिप मिल जाएगी। वही मैंने कहा, फिर आपने तौबा तौबा करनी है महंगाई पर। बिल्कुल, महंगाई के पर पहले तौबा तौबा का मुकाम है इस वक्त। जितनी महंगाई है, मैं समझता हूँ ये हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, और फौरी तौर पर जो ताकतवर हल्के हैं, जो हुकूमत अंदर खाने जो हुकूमत चलाते हैं, उनको फौरी तौर पर इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना चाहिए, उस्मान बुज़दार की हुकूमत को घर भेजना चाहिए। ये तौबा तौबा का मुकाम है, इस वक्त इतनी महंगाई है, और ये तौबा तौबा का मुकाम है कि तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, कारोबारी तबके का गुजारा नहीं होता, और जो मजदूर तबका वो पिस गया है। ये तौबा तौबा का मुकाम है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ खोखर साहब नहीं तौबा तौबा कर रहे, सभी लोग इस टाइम जो है परेशान है और तौबा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। डेट डिफॉल्टर्स की मद में 20 अरब से ज्यादा डूबने का इंकशाफ हुआ है। नादहिंदगान से बिजली बिल की वसूली में नाकामी है। मुझे नहीं समझ आती लेस्को को कामयाबी किसमें है? खोखर जी साहब, बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर इन्होंने अपने कनेक्शन कटवा भी दिए हैं या लेस्को ने इनके कनेक्शन काट भी दिए है, तो ये डेट डिफॉल्टर है, इनसे रिकवरी की जाए। इसके लिए अदालत का एक मैकेनिज्म भी मौजूद है, और रिकवरी का सिस्टम भी मौजूद है, और वापडा के पास अपने जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं जिनके जरिए रिकवरी की जाती है, उनके जरिए रिकवरी की जाए, उनकी जदादें जब्त की जाए, उनसे हर सूरत रिकवरी की जाए। और अगर उन्होंने नाम चेंज करके किसी और नाम से मीटर ले लिए हैं तो उनकी उस प्रीमिसेस की बिजली बंद की जाए, अगर उस फैक्ट्री की बिजली बंद की जाए। अगर फैक्ट्री में एक उन्होंने मीटर कटवा दिया, नया मीटर किसी और नाम से लगवा लिया, तो वो नया प्रीमिसेस उसको बिजली नहीं मिलने लगी। साहब, ये तो तब होगा ना जब सिस्टम इतना शफाफ होगा, जब अपने ही लोग वसूलियां कर रहे हैं, तो फिर ये सब इस वाले से ये लेस्को को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, और इन डेट डिफॉल्टर से 20 अरब रुपए का जो रिकवरी है वो करके 20 अरब रुपए का जो रिलीफ है वो आवाम को जो है ना बिलों की सूरत में देना चाहिए, उतनी बिजली सस्ती करनी चाहिए ताकि उतनी बिजली सस्ती हो जाए। आवाम को रिलीफ दें और लेस्को, ये कैसे मुमकिन है? बट सब क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ बिजली मीटर काट देना, मुनक़ता कर देना, ये कोई मसले का हल नहीं है।
आप देखिए चंद ही घंटों में दोबारा लग जाता है। एग्जैक्टली यानी कि उसके अंदर सिप्रा साहब ने बताया कि जी डिफॉल्टर्स जो है उनके सिर्फ कनेक्शन मुनक़ता किए गए। क्या कनेक्शन मुनक़ता करने से वसूलियां हो गई? नहीं हुई है। उसके अंदर निजी तो छोड़ दें, सरकारी इदारे शामिल हैं जिन्होंने पता नहीं कितने रुपए देने, इनके करोड़ों रुपए इनके देने हैं, लेकिन उनसे नहीं ले रहे। आपके पास हर चीज का इख्तियार है। अगर कोई गरीब बंदा कर रहा हो 5,000 रुपए का वो बिल ना दे सके, आप उसको उठा देते हैं, बिजली कनेक्शन सर कनेक्शन काट के आप उसको उठा के थाने में उसके 1 मिनट से पहले जो है उसके खिलाफ रपट दर्ज करवा देते हैं कि ये बिजली चोरी कर रहा था, इसने कुंडा डाला हुआ था। जो ये बड़े हैं जिनसे आपने 20 अरब रुपए वसूल करने हैं। सिप्रा साहब ने बड़े बड़े नादहिंदगान के नाम भी बताए और ये भी बताया कि जी ये बड़े बड़े इदारे हैं ऐसे, और सरकारी इदारे जो कि बिजली चोरी में मुलविस हैं, कोई उनका कुछ भी गाड़ी नहीं सकता। आपने क्या किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आपने सुना होगा। मैं हमेशा एक ही मिसाल देता हूँ, वो GOR की है, याद होगा हमने डिस्कस। क्या आज तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने आई कि GOR के अंदर जो बिजली चोरी होती रही वो किस सरकारी अफसर के घर होती रही, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या उससे रिकवरी की? ये तो सिर्फ एक केस सामने आया ना। आप किसी भी सरकारी कॉलोनी के अंदर चले जाए, वहां पे यही काम हो रहा होगा, लेकिन पैसे नहीं लेने। हाँ, पैसे आपने वसूल करने हैं मेरे जैसे से, माजे साजे से, किसी चौपड़ी वाले से, जहां पर जोर चल सकता, जहां पर जोर चल सके। इन पे जोर नहीं चल सकता ना। जोर कैसे चलेगा भाई? जोर आपने चलाना ही नहीं है, क्योंकि आपको वहां से पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं या सिफारिश आ रही है, बड़ी तगड़ी सिफारिश है, तो फिर ऐसे ही होगा ना। वो लेकिन खोकर साहब ने कह दिया है वो मेरिट पे काम करेंगे, जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट साहब, खोकर साहब आपके वक्त के लिए। गुड लक। अगर इस तरह से मेरिट पे दावे पहले वाले तो हमें झूठे लगे, लेकिन अभी के लिए खोकर साहब को हम गुड लक कह देते हैं। ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। आपको अंदाजा तो हो गया होगा हम बात किस टॉपिक पे आज करने वाले हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त ज्वेलरी हमने आपको दिखा दी है। अब ट्रेंड क्या क्या चल रहे हैं, आपको ये ज्वेलरी किस मौके पर किस ड्रेस के साथ पहननी है, और ज्वेलरी के ट्रेंड्स क्या क्या हैं वो हम प्रोग्राम के सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ डिजाइनर मौजूद हैं, हिना सलमान, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें इन हैं, आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आपने क्या पहनना है। आज हम खास तौर पर ज्वेलरी पे बात करने वाले हैं। अच्छा ना, ये मुझे काफी लोगों ने पूछा कि ट्रेंड्स जो इन, अच्छा ट्रेंड्स हम खुद ही बनाते हैं। हाँ, ट्रेंड्स और स्टेटमेंट ऐसी चीज़ है कि हम खुद बनाते हैं, ये कभी इन नहीं होती। हम यू नो जैसे मीडिया इज अ वॉच डॉग, सो वी आर सेल्व्स आर अ वॉच डॉग। हम जो पहनेंगे लोग कहेंगे अच्छा, और फिर ये होता है कि हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग होते हैं, रस्मी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कुछ किसी ज़माने में ढोलना बहुत इन थे। अब ढोलना क्या है लोगों को नहीं पता होगा। साथ लड़ा बहुत इन था, मतलब कि पर्ल्स के साथ हमारी मदर्स पहनती थी, लंबे लंबे खास तौर पे हमने अपनी अम्माओं को शादियों में बिल्कुल देखा है। अब वो ये बात है कि वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो ट्रेंड बनाया जा रहा है। वो ट्रेंड कैसे बनाया जा रहा है? हर फैशन 10 से 15 के साल बाद रिपीट होता है। तो जब वो फैशन रिपीट होता है और वो जो नई जनरेशन में फैशन आता है, अच्छा ये चीज़ ट्रेंड बन गई है। सो दिस इज हाउ ट्रेंड गोज ऑन एंड मूव्स ऑन। ट्रेंड एज सच कि कहते हैं ना, कोई चीज़ रिटर्न हो, कोई बुक में लिखी हो कि ये ट्रेंड बनना, ऐसा कुछ नहीं होता। कलर्स डिज़ाइनर्स खुद लेकर आते हैं, पुराने ट्रेंड्स को खुद मुतारिफ कराते हैं, ताकि नए जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन को भी पता लगे ये ट्रेंड हमारा पुराना चलता आ रहा है। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ ट्रेंड गोज ऑन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड। अच्छा, तो ये है कि ज्वेलरी में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं? जैसे आजकल तो ड्रामेटिक ज्वेलरी बहुत इन है। ड्रामेटिक डजंट मीन के व्हाट डू यू मीन बाय ड्रामेटिक? ड्रामेटिक मीन्स कि जिस तरह मूवीज की ज्वेलरी होती थी, वो तो फैंटेसी वाली, बड़े बड़े फैंटेसी। अच्छा, वो फैंटेसी वाली ज्वेलरी जो है ना, अब कुछ लोग इजीली कैरी कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कैरी कर पाते। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को फैंटेसाइज तो बहुत करती है, यार ये तो मीना कुमारी और ये तो जोधा अकबर और व्हाटएवर हमारी एक्ट्रेसेस पाकिस्तानी भी पहनती थी। क्या व्हेन वी विल बी वेयरिंग, तो हम पे ये सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये अनदर क्वेश्चन होता है। लेकिन अब जिस तरह के हम लोग डिज़ाइनर आउटफिट्स हम लोग वो करवाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उस हिसाब से ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जोड़ा कभी भी ज्वेलरी के बगैर नहीं इनकॉर्पोरेट हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के
ये दूसरे तो के साथ, confirm है, बिल्कुल। हाँ, एक दूसरे के साथ जिस तरह होता है ना कि ये वो जोड़ी है, हाँ। ये इसी अच्छा, तरह। मैंने बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी देखी है, इतना कमाल का जोड़ा होता है लेकिन ज्वेलरी उस पर वो कुछ अच्छी नहीं पहनी होती, तो ये चीजें आपकी बड़ी मैटर करती हैं समटाइम। बिल्कुल मैटर करती हैं, क्योंकि अब जो फैशन डिजाइनर्स हैं, पहले तो होता था ना कि उन्होंने कपड़े बना दिए एंड दे आर डन, बट नाउ वी गिव एजुकेट अ क्लाइंट कि इस पे आप ज्वेलरी कौन सी पहनोगे और ज्वेलरी के कलर्स दिखाओ, क्योंकि वही कलर्स हम जोड़े में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और कौन सा स्टोन इन है, आपने जेड आपके अंदर है, फिरोजाज हैं, रूबीज हैं, एमरल्ड्स हैं, पर्ल्स हैं, तो उस हिसाब से हम आपके जोड़े में वो स्टोन्स डालेंगे। और आप प्लीज हमें एक बार ज्वेलरी जरूर दिखा देना। आई डू विद माई क्लाइंट्स लाइक दैट, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे आपका डिजाइनर का इमेज, डिजाइनर का नाम और पूरा लुक जारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मैं पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ बड़े बड़े झुमके पहने होते हैं और बड़े बड़े इयरिंग्स, और मुंह छोटा सा होता है। हाँ, ये चीजें बहुत, और कुछ लोगों का बहुत हेल्दी फेस होता है, क्या रिकमेंड करेंगी आप? और कुछ आपके पास ऐसी मैं ज्वेलरी भी बिल्कुल ड्रामेटिक ज्वेलरी तो मेरे पास है। और अच्छा, ड्रामेटिक ज्वेलरी हम लोग वो कहते हैं ना, लोग हमारे शूट से बहुत वो होते हैं, मेस्मराइज होते हैं कि शूट में तो आपने ये यूज की थी, वो अवेलेबल है आपके पास। जैसे कुछ पीसेस जो मैंने बनवाए हुए हैं, अब नॉर्मली जो है वो पहने जाएं, आप पहने जाए, दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट समहाउ जैसे ये पीसेस कुछ हैं, हाँ, और ये बहुत, अब कहने को ये तो बहुत हैवी पीस है, हैवी और खूबसूरत भी बहुत है, ठीक है, लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि ये मैं पीस ज़रूर रिकमेंड करूँगी। कैसे रिकमेंड करूँगी कि मैं गले के ऊपर काम कम डालूंगी। हाँ, आई विल आस्क वेयर दिस पीस, और मैं उस हिसाब से फिर आपका ड्रेस करूँगी। अच्छा, मुझे लगता है नॉर्मली लोग ब्राइड्स के लिए ये सेट, अगर आप ब्राइड नहीं भी हैं तब भी आप पहन सकती हैं, जो सजेशन आप दे रही हैं कि अगर आपके गले पे हैवी काम नहीं हुआ हुआ, अगर आपका प्लेन आउटफिट है एंड यू वांट टू गो समवेयर एंड यू नो यू कैन इनकॉर्पोरेट योर आउटफिट विद द ज्वेलरी, तो यू कैन वेयर अ पीस। अब तो लोग वेस्टर्न के साथ, आपको पता है बाहर, अब मैं एग्जीबिशन करके आई थी तो बाहर ये सबसे जो यू नो यूनिक चीज़ नज़र आ रही थी, वो हमारे ये पूरे ज़माने का लड़ा जिसको कहते हैं, हाँ, ठीक है, पर्ल्स के अंदर जो लगा होता है, जो इनकॉर्पोरेट होता है। अब ये जो लड़ा है, ये हमारी मदर्स ने भी पहना है, ये हमने भी पहना होगा, हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद ये आगे जनरेशन टू जनरेशन भी चल रहा है। बहुत ज्यादा फॉर्मल आपका हैवी ड्रेस है, उसके ऊपर ये पहन लेना तो ज्यादती है। हाँ, वो भी नहीं होना कि हर चीज हर जोड़े पे नहीं पहनी जा सकती। हाँ, अगर आपके कपड़े उस तरह के हैं, आपके कलर्स मैच हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये चीज़ उठ जाएगी, और अगर आपकी लुक उस तरह की, आपने पूरी, अगर आपने लुक डिज़ाइन की हुई है, यू नीड अ वेरी एथनिक लुक, और आपकी बहुत बार्बी लुक है और बहुत आपकी यू नो डिज़ायरेबल लुक है, तो आई कैन से येस, वी कैन मैनेज दिस थिंग्स। अच्छा, साड़ी के साथ मुझे बताएं, आपको किस टाइप की ज्वेलरी जो है? आई लव, लाइक मैं बीइंग अ डिज़ाइनर, आई वोंट रिकमेंड टू एवरीवन, बट आई वुड से कि आई वुड लाइक कि आप साड़ी के साथ लंबा कोई चीज़ पहने। हाँ, वो बहुत डिसेंट लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है, और डिपेंड करता है स्टिचिंग के ऊपर। अगर आपका थोड़ा सा वाइड नेक है तो आप चोकर पहन सकती हैं। हाँ, अगर यू नॉट वेयरिंग वाइड नेक, यू वांट टू शो द साड़ी, तो आप लंबा हार या साथ लड़ा या इवन पर्ल्स की माला, यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद। अच्छा, अगर आपने बहुत सारे लोग चौकर पट्टी भी पहन रहे हैं, हार भी पहन रहे हैं, बड़े बड़े इयरिंग्स भी पहन रहे हैं, किस तरह से इस चीज़ को आपने मैनेज करना है? अगर आपने बहुत सारे हैवी ज्वेलरी पहन ली है तो आपके इयरिंग्स छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए? अच्छा, वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपका ड्रेस हैवी है तो आप खाली इयरिंग्स पहन लो, और अगर आपका ड्रेस लाइट है, बिल्कुल लाइट प्लेन, जैसे आजकल प्लेन साड़ीज बहुत चल रही हैं, सिल्क प्लेन साड़ीज बहुत चल रही है, तो उस पर आप अगर जितनी भी ज्वेलरी पहनोगे, इट विल लुक यू नो वुड हैव अ बेटर इफेक्ट, रादर देन हैविंग कि अगर आपका काम वाली साड़ी है, काम वाला ब्लाउज है, और आपने ड्रेप किया हुआ है, आपने प्रॉपर हेयर टाई किए हुए, नो, यू नीड समहाउ, आपको कहीं ना कहीं ब्रेक देनी पड़ती है, या आप ज्वेलरी में ब्रेक दोगे या आप आउटफिट में ब्रेक दोगे। अच्छा, हैवी ज्वेलरी के साथ क्या रिकमेंड करेंगे? हेयर स्टाइलिंग आपकी बड़ी मैटर करती है, आपने बाल खोल लिए। आई वुड से कि अगर आपकी ज्वेलरी हैवी है तो अपने बाल टाई करो, क्योंकि उसकी एक एक चीज़ नज़र आएगी, प्रोमिनेंट होगी, ज्वेलरी भी नज़र आएगी आपने क्या पहनी। और अब ज्वेलरी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। लोग अब ज्वेलरी के, पहले होता था यार हम कुछ भी पहन लेंगे, दैट डजंट मैटर, जोड़ा अच्छा होना चाहिए, नहीं, अब लोग ना ज्वेलरी के ऊपर, हमने क्यों ज्वेलरी लाइन स्टार्ट की, इसीलिए स्टार्ट की बिकॉज जब क्लाइंट हमारे पास आता था तो इसके साथ हम क्या पहने, तो कुछ पीसेस मैंने ऐसे रखे हुए कि आई कैन रिकमेंड देम
you can wear this, you can wear that. If you want to order, I can make it because ये सारे मेरे customized pieces हैं. सही. अच्छा है ना, एक लोग गिला करते हैं वो ये कि गोल्ड तो वैसे ही अब कोई नहीं पहन सकता ना, जितना महंगा हो गया है. तो लोग कहते हैं ऐसे कस्टमाइज ज्वेलरी बनाने जाएं वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है. ऐसा है क्या? लेकिन वो एज कम्पेयर टू गोल्ड तो कम ही होती है ना. अब जाहिर सी बात है कि हालात भी नहीं आपको फेवरेबल कि आप गोल्ड पहन के कहीं जाओ या आओ व्हाटएवर. लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये होती है कि आपको पता है कि आपकी ये ज्वेलरी आप 3-4 ड्रेसेस के साथ नॉर्मली चला सकते हो और उसकी लुक भी ऐसी होगी, उसमें स्टोन कलर भी वो यूज़ होगा और वो फिर आपके जोड़े से कॉम्प्लीमेंट भी इसलिए करेगा क्योंकि अगर आपने कुंदन लगाए हुए अपने या एम्बेलिशमेंट पर्ल्स की यूज़ की हुई है या एमरल्स यूज़ किए हुए तो वो चीज़ें आपको नॉर्मली मिल जाती हैं. वो कलर्स मिल जाएंगे और उसके बाद ये कि आप फिर महंगे से भी महंगा कर दो तो विद इन 10,000 यू कैन गेट अ गुड पीसेस. लाइक इवन ये तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइस है. इससे कम ज़्यादा तो मैं आप इयररिंग्स एक लेने जाएं तो आपको इतने में मिलते हैं. खैर हम अभी नाज़िन हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक. हिना सलमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. ज्वेलरी के ट्रेंड्स, हम आजकल शादियां भी चल रही हैं. एक ब्राइड जो है ना उसकी पूरी कोशिश होती है कि आज शादी का दिन है और मुझे हार भी पहनना है, मुझे सेट भी बड़ा पहनना है, मुझे हाथों में चूड़ियां भी पहननी है, बड़ी बड़ी चीज़ें. क्या आप रिकमेंड करेंगी ब्राइड के लिए बेस्ट ज्वेलरी क्या होनी चाहिए? अच्छा, डिपेंड करता है. अगर तो ब्राइड आ रही है विद ज्वेलरी तो हम ड्रेस को फिर हल्का कर देते हैं. ओके. और अगर ब्राइड इज कमिंग विद अ हैवी आउटफिट तो हम उसको ज्वेलरी को फिर कहते हैं कि जरा ठीक है हाथ खोला रखना. ठीक है. तो ये दोनों का ना इंटरकनेक्शन है. आई वुड रिकमेंड लाइक डिपेंड्स ऑन द ड्रेस. अगेन वो बात है कि यू आर वेयरिंग अ बॉल गाउन और अ मैक्सी और वो गरारा, फर्शी गरारा विद लॉन्ग शर्ट, तो वो लुक क्या आपकी आ रही है. अगर तो आप फर्शी गरारा विद लॉन्ग शर्ट विद दुपट्टा एक हाथ में एक इधर दे रहे हैं आप साइड पे, तो आई वुड रिकमेंड वेरी ट्रेडिशनल रूबीज एमरल्ड्स में जाओ, कुंदन में चले जाओ. और अगर आपका वर्क थोड़ा सा गले पे लाइट है तो आप लंबा ले लो हार, उसके बाद चोकर पहन लो साथ. और हमारी जो एशियन ब्राइड है वो झूमर के बगैर तो खूबसूरत लगती ही नहीं है. और झूमर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड और आज से नहीं है, बहुत सालों से है, बहुत अरसे से है. और आई थिंक हमें तो पता भी नहीं होगा कब से है, लाइक सिंस द टाइम हमने देखा नहीं. तो उसके अलावा हाँ, एक जो ट्रेंड है या तो चोकर और जो लंबा हार, वो दोनों आजकल चल रहे हैं. ठीक है. गले में भी चल रहा है और लंबे 7 लड़ाई या 2 लड़ाई या 3 लड़ाई या फिर रानी हार जो एक टुकड़े वाला होता है वो भी चल रहा है. और ये ट्रेंड जो है ये अब चल रहा है, पहले नहीं था. पहले होता था या तो आप लंबा हार पहन रहे हो तो चोकर नहीं पहन रहे, चोकर पहन रहे हो तो लंबा हार नहीं पहन रहे. अच्छा, चौकर, लंबा हार, इसके साथ बहुत सारी ब्राइड्स को मैंने बंदी टिक्का भी पहने देखा है. माथा पट्टी, बिल्कुल, माथा पट्टी बन के देखा हुआ है. माथा पट्टी भी इन है, लेकिन अगर आपके फंक्शन सेग्रीगेटेड है, सेग्रीगेटेड मीन्स मेहंदी अलग है, बारात अलग है, वलीमा अलग है, संगीत अलग है, बॉलीवुड नाइट अलग है और ब्राइडल शावर अलग है, तो यू कैन सेग्रीगेट. मैंने इस दिन ये पहन लेती हूँ, इस दिन ये पहन लेती हूँ, ऑप्शन ज़्यादा हो जाती है. और अगर आपका एक ही फंक्शन है तो फिर लोग कहते हैं कि आई वांट टू वेयर हैवीएस्ट ज्वेलरी, तो उसके बाद आउटफिट आप हल्का कर लो, थोड़ा सा हल्का कर लो, ट्रेंडी कर लो. काम जो है वो इधर ज़्यादा करने की बजाय आप नीचे की तरफ ले जाओ. सही. और ये चीज़ें आप अगर किसी डिज़ाइनर के पास जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकती हैं. बार बार लोग कहते हैं कुंदन की ज्वेलरी आजकल इन है और वो एक्सपेंसिव भी है, बनवानी भी वही है. तो मुझे ये बताएं कि ये कुंदन की ज्वेलरी जो है ये वाकई ही एक्सपेंसिव होती है? कुंदन और पोल्की ये भी इंटरकनेक्टेड होती हैं. अब कुंदन और पोल्की में क्या फ़र्क है, आई कैन शो यू. दिस इज कुंदन, ठीक है, ठीक है, और ये पोल्की है. ठीक है, ठीक है. पोल्की में थोड़ा सा शीशे की लुक होती है. हाँ, अब यहाँ से पता लग जाएगा. पोल्की में, कुंदन में थोड़ा छोटा होता है, लुक डिफरेंट होती है. पोल्की में बड़ा और शीशे की लुक आ जाती है. तो दोनों में ये फ़र्क होता है. और पोल्की इज़ लिटिल एक्सपेंसिव देन कुंदन. ठीक है, ठीक है. पोल्की को डायमंड पोल्की भी कहते हैं और पोल्की का ओरिजिनेटेड इज़ फ्रॉम इंडिया. उसका बनाई ज़्यादा जयपुर से बनाई जाती है, उसके बाद उसको दुबई से थ्रू लाहौर आ जाती है. आपके अक्रॉस द बॉर्डर्स अगर खुले हो तो वो भी ठीक है.
अब ये अगर टिपिकल आपने कुंदन लेना है तो दिस इज कुंदन जो हमारे मदर्स की जमाने का नजर आ रहा है। हाँ, तो ये क्या वेट में भी हाँ पहनने में भी मुश्किल वेट में होता है। अच्छा, इसका ये वेट होता है कि कुंदन का वेट नहीं होता, लेकिन इसमें लाख का एक आपका एक मेटल है जो भरा जाता है और उससे इसको शेप दिया जाता है। जो ब्रास मेटल में लाख होता है, लाख को इसके अंदर डाल के इसको बनाया जाता है। तो कुंदन वैसे वेटलेस होता है, कुंदन का इतना वेट नहीं होता। कुंदन की ज्वेलरी एथनिक है, पुराने ज़माने का एक टच देती है, आपको खूबसूरत लगती है और उससे आपका कहते हैं ना बायगॉन डेज की पुरानी हीरोइंस जो होती हैं वो नुमाया होती हैं, तो आजकल लोग पहनते हैं। लेकिन डायमंड अब ये इसमें और इस सेट में आप फ़र्क देख सकते हैं। ये कुंदन है, ये डायमंड पोल की है। अच्छा जी, मैं अब आयशा कह रही है दिखा भी दें तो ये है जी, ये डायमंड पोल की है, इसको पोल्की कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ी बड़ी होती है और ये कुंदन है, ये छोटा होता है। ठीक है, ये कुंदन है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन सेट ये काफ़ी हैवी है। ये जी बहुत ही खूबसूरत है जी। अच्छा हिना, मुझे ये बताइए आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आजकल तो लोगों को बहुत ही डिफरेंट सब कुछ चाहिए। आपको सोशल मीडिया पे पिक्चर्स निकाल के लोग कह रहे होते हैं ये चाहिए, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट कर दें। हाँ। कहाँ से आपने आइडिया लिया ये सब? देखिए, आइडिया तो वही वाली बात है, इंस्पिरेशन तो आपके माइंड में होती है। अगर आप कोई चीज़, अगर हम आउटफिट क्रिएट करते हैं तो हमें पता है कि हमने ज्वेलरी भी कैसे क्रिएट करनी है। ऑब्वियस सी बात, एक डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर को पता होगा भाई उसने आउटफिट में से ही कुछ मोटिव्स निकाल के ज्वेलरी क्रिएट कर देनी है। हाँ, इसकी मेकिंग कैसे होती है दैट्स अनदर पार्ट, कि मेकिंग के लिए आई हैव टू गो टू कराची। कराची में आपके बहुत यानी लाहौर में वो काम नहीं हो रहा। लाहौर का काम इज अच्छा, लाहौर का कुंदन भी डिफरेंट है, वो गोल्ड कलर में होता है। कराची का कुंदन वाइट कलर में होता है, तो दोनों के कुंदन में भी फर्क है। ठीक है, कराची की मेकिंग में भी फर्क है और लाहौर की मेकिंग में भी फर्क है। लाहौर में मेकिंग की डाइज डिफरेंट है, कराची में इजिप्शियन डाइज। कराची में अगर आप कहते हैं ना आजकल ज्वेलरी में बटरफ्लाइज लगी हुई है, जिसमें स्कॉर्पियोज नजर आ रहे हैं, जिसमें आपके छोटी छोटी बर्ड्स नजर आ रही हैं, तो ये दिस इज कराची की डाई। स्टोन के बीच के ऊपर मेटल को कैसे इच करते हैं, वो कराची की डाई है। दिस इज इंटायरली लाहौर's वर्क। पर्ल्स के अंदर पुराने जमाने का, हर शहर की एक अपनी खूबसूरती, हर शहर का अपना टेस्ट है। दिस इज लाहौर की ज्वेलरी। ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। क्योंकि पर्ल्स के अंदर जितना भी हम प्ले अराउंड करते हैं वो लाहौर का एक ट्रेंड है, और ट्रेंड भी होता है क्योंकि कराची के लोग इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनते। वो वर्किंग क्लास लोग हैं, उनके लिए अगर वो शादियां भी करते हैं तो वो कहते हैं बहुत लाइट हो, बिकॉज हमारा किसी काम नहीं आएगा। लाहौर के लोगों के इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक महीने शादियों में वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको होता है कि हर चीज उस हिसाब से हो हमारी। अच्छा, अब इवेंट्स भी देख लो, पहले इवेंट्स होते थे हॉल्स में, मार्कीज में, अब इवेंट्स देखो पूरे इवेंट्स डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे ही है। हमें आबशार भी चाहिए, हमें कश्तियां भी चल रही चाहिए, हमें एक तरफ परिंदे भी चाहिए, हमें स्टेज भी चाहिए, और उसके साथ पूरी रॉयल लुक भी चाहिए। तो फिर रॉयल लुक की ड्रेसिंग, रॉयल लुक, फिर वो पूरी एक चीज का कॉम्बो बनता है। बिल्कुल, हर शहर की अपनी पहचान है। तो हमारा शहर जो कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर, और जिंदा दिल लोग, जिंदा दिल पहचान, और जिंदा दिल ड्रेसिंग, और खूब दिल खोल के लोग ड्रेसिंग करते हैं। तो उसकी हमने आपको टिप्स दे दी है कि आपने ज्वेलरी किस तरह की पहननी है, ट्रेंड क्या क्या चल रहे हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वाले? मैं मैसेज ये दूंगी लोगों को कि अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, लेकिन इतना ना पहनिए कि बाद में आपको ही लगे कि आप क्या लग रही थी। हाँ, और आप कंफर्टेबल और इतना भी ना, जिस तरह हम तो कहते हैं ना, इतना भी ना लाहौर के लोग इतना भी ना खाइए जिससे आपको पता लगे बाद आप हॉस्पिटलाइज हुए हो। तो उसी बात है कि इतना भी ना पहनिए, अच्छा पहनिए, नज़ाकत के साथ पहनिए और अच्छा लगे। और ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छे टिप है कि आप कम भी पहन रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस, और अगर उसमें आप कंफर्टेबल भी हैं तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होता है। थैंक यू सो मच ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने भी आपको वेदर सिचुएशन बतानी है बाहर क्या है, तो वेदर सिचुएशन के लिए मायदा की तरफ मैं चलूँगी। जी मायदा। जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर का मौसम आजकल कुछ मिला जुला सा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह के औकात में जहां ठंड में इजाफा देखने में नज़र आता है, तो दोपहर के औकात में हल्की गर्मी की शिद्दत महसूस की जाती है। फरवरी का जो है वो एंड होने वाला है, लेकिन मौसम जो है वो खासा तब्दील हो गया है। शहर में 12 बजे के बाद जो है वो तेज़ धूप जब निकलती है तो शहरियों को गर्मी महसूस
देखने में नज़र आती है। इसी के साथ जहाँ पर मौसम तब्दील हो रहा है तो दूसरी जानिब शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खासा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 226 आज ओवरऑल शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जो हमारे शहरियों के लिए काफ़ी अनहेल्दी है। माहिरीन की जानिब से तो बार बार यही हिदायत जारी की जा रही है, लेकिन शहरियों ने खुद अपना एहतियात करनी है, क्योंकि बारिशों की प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की कि बारिशें होती हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी थोड़ी जो है वो कमी देखने में नज़र आती है। लेकिन ताहाल आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई, जिसके बायस जो है वो बादल इसी तरह से शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के कायम रहेंगे और हमारे शहरियों को अपनी लपेट में रहते रहेंगे। इसी के साथ जब फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती हुई देखने में नज़र आती है तो वायरल इन्फेक्शन जो है वो बुरी तरह से हमारे शहरियों को मुतासर करते हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जो है वो आम देखने में नज़र आती है। तो उससे भी बचना है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 रिकॉर्ड किया जा रहा है, और इसी के साथ दोपहर के औकात में जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के अमकानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 83 रिकॉर्ड किया जा रहा है, और साथ ही जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। थैंक यू सो मच माहिदा, आपने अपडेट किया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कुछ शायरी के हवाले से। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज का चुनाव, और इसमें आप अपने एहसासात को बयान करते हैं। हमारे शौरा हजरात जो हैं वो बहुत ही कमाल इस पे महारत भी रखते हैं, और अपने अंदाज़े बयान में मुनफरिद होने के सबब सभी लोग उनकी शायरी पढ़ना भी पसंद करते हैं, और उसके मतलब के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं असल में उसके छुपे मतलब तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के मेहमानों से मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। अमरीन सलाहुद्दीन साहिबा और सज्जाद बलोच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जी बहुत ही ज़बरदस्त इनके शेरी मजमूए भी हैं, तो उनमें से हम कुछ सुनेंगे भी। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों को खुश आमदीद देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हमारे मेहमानों की खूबसूरती ये भी है कि माशाल्लाह से हस्बैंड वाइफ हैं ये। तो ये शायरी में इंस्पिरेशन कौन था, सबसे पहले आगाज़ किसने किया, ये बताइएगा अमरीन साहिबा। शायरी का आगाज़ कब किया? शायरी का आगाज़ तो जी बचपन से ही शेर कहने की तरफ तबीयत माइल हो गई थी, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तो अंग्रेज़ी में नज़में लिखती थी, और उसके बाद ये कि उर्दू शायरी पढ़ती तो थी, मगर जब बैनुल कुलियाती मुशायरों में शिरकत करने का मौका मिला कॉलेज में आकर, तो उस वक्त फिर प्रैक्टिस डिसाइड ये किया कि शादी भी जिससे करनी है वो शायरी होना चाहिए कि बस ऐसा ही हो गया? ये तो इत्तेफाक है, बहुत अच्छा इत्तेफाक है। हाँ, तो फिर आप बताइए कैसा लगा जब आपको ये पता चला कि आपकी वाइफ तो शायरी करती हैं, आप खुद भी शायर हैं? इनकी शायरी के बारे में तो मैं पहले से वाकिफ था, इनकी शायरी से। तो हम थे, हम शायरी एक दूसरे की पढ़ते थे। हाँ। और फिर सबब बना और हम इकट्ठे भी हो गए। सही। अब आमने सामने बैठ के सुन लेते हैं। हाँ, अब एक दूसरे को अपनी शायरी सुनाते हैं। अच्छा जी अमरीन साहब, इंस्पिरेशन कौन था, कौन से शायर बचपन से आपको पसंद थे? अंग्रेज़ी नज़में ज़्यादा पढ़ी, अंग्रेज़ी शायरी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहा, मगर उर्दू में भी गालिब मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। नासिर काज़मी और मजीद अमजद। नज़म की तरफ भी मैं माइल थी शुरू से, तो मजीद अमजद मुझे बहुत पसंद थे, राशिद पसंद थे, और इसी तरह से क्या क्या नाम लिए जाएं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारी शायरी में। सही। सज्जाद साहब, आपकी इंस्पिरेशन कौन था बचपन? इंस्पिरेशन डेफिनेटली क्लासिक्स जो थे, पहले तो वही पढ़े, गालिब, मीर, उसके बाद फिर आगे सिलसिला चलता है, फिर इकबाल, फैज़, बड़े बड़े नाम, और उन शुरा को फिर पढ़ा। कॉलेज दौर से ही शायरी की तरफ एक रुझान पैदा हो गया, और वाले साहब जो मेरे थे वो बहुत आलिम थे शायरी के, तो उनसे हम सुनते थे इकबाल, फैज़, गालिब, वो हमें सुनाते थे शायरी, तो शायरी की तरफ बस आ गए वहाँ से। अच्छा अमरीन साहब, आपको नहीं लगता कि हमारी नौजवान नस्ल जो है आजकल किताब से, शायरी से कुछ दूर है? हम सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा टाइम अपनी नौजवान नस्ल को देखते हैं। हाँ जी, ये खदशा तो जब टर्न ऑफ द मिलेनियम आया तब से ही, जब इन्फ्लक्स ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ और हाथों में मोबाइल आ गए, गैजेट्स आ गए, और साइबर स्पेस में हमने बल्कि वर्चुअल रियलिटी में ज़्यादा रहना शुरू कर दिया, ये खदशा तब से लाहक है। और ये बात होती है कि किताब से कनेक्शन, उससे जुड़त जो है वो ख़त्म होने वाली है, और ये इसका इजहार होता है। मगर फिर हम देखते हैं कि किताबें छपती भी हैं, उनको पढ़ा भी जाता है, और इसके अलावा जो हमारे अदबी मेले हैं वहाँ पे नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद आती है। और दूसरी तरफ ये देखें कि इसमें कोई ख़राबी भी नहीं है अगर लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कम से कम लफ्ज़ के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, मौजूद हैं, शायर भी वहाँ मौजूद है, उनका कलाम भी मौजूद है, और लोग वहाँ पे उनको पढ़ते भी हैं। इसके अलावा ई बुक्स की तरफ जिस तरह पूरा
ग्लोब का ट्रेंड जा चुका है, इसी तरह मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द हम देखेंगे कि उर्दू की ई बुक्स भी अमेज़न से अच्छा, अभी मुझे अपने खरीदी जा रही मेहमानों से हैं। पूछना है कि अगर आप शायरी करने का शौक रखते हैं तो बेसिक्स क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या चीजें हैं जो कि बुनियाद बनती हैं? इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन साहिबा, अगर आप शायरी करने का शौक रखते हैं, हमारे नौजवान जैसे, कुछ सुनहरी असूल बताना चाहेंगे कि जो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ने की आदत डालें, अच्छा शेर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्लासिक्स को पढ़ें, फिक्शन भी पढ़ें और चीज़ें भी पढ़ें, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग रब्ता करते हैं तो उनसे मैं पूछती हूँ कि फ़लाँ को पढ़ा, गालिब मीर तक को नहीं पढ़ते, और जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं उनको भी नहीं पढ़ते, बहुत मशहूर नाम जो हैं उनको भी नहीं पढ़ते। तो पढ़ना तो सबसे पहली चीज़ है। सही। सज्जाद साहब, शेर का एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है अदायगी का, तो वो बहुत सारे मैं देखती हूँ आजकल के नौजवान, उनको वो भी तरीका नहीं आता है। अगर अच्छा लिख लेते हैं, प्रॉपर अदायगी का भी तरीका हो तो उसके साथ आप इंसाफ नहीं कर सकते। कुछ अदायगी का तरीका भी हमें बताएं और कोई अपना शेर भी सुनाएं। शायरी की बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, शायरी की जो बुनियाद है वो मीटर है, और अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं होगा, आपको लफ्ज़ का इल्म नहीं है कि लफ्ज़ की अदायगी कैसे करनी है, तो आप वो वज़न के तकाज़े भी नहीं निभा सकते। तो शेर आप तभी मीटर में कहेंगे, तब भी उसकी वो रिदम में होगा जब आपको उसके तलफ़्फ़ुज़ का सही इल्म है। तो वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। उसके लिए बुनियादी बात है कि फिर सुना जाए। एक तो जो उन्होंने बात की कि पढ़ा जाए, तो फिर अब तो बड़ी सहूलत है इस नए मीडियम में, इंटरनेट पे आप सब कुछ मिल जाता है आपको। तो आप सीनियर शायरों को आप सुने और देखें कि वो लफ्ज़ को कैसे अदा करते हैं, और वहाँ से आप सीखें। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी, मैं एक दो शेर सुनाता हूँ कि शहर भर में दो ही हैं लोग आशना मुझसे, शहर भर में दो ही हैं लोग आशना मुझसे, एक से खफा हूँ मैं, दूसरा खफा मुझसे। एक दिए से कोशिश की, दूसरा जलाने की, और इस अमल में फिर वो भी बुझ गया मुझसे। अमरीन साहब, हमारे पास वक्त कम है, आप क्या सुनाना चाहेंगी? मैं भी दो शेर पेश करती हूँ। उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, अगले मोड़ पे जाने कैसा मंजर हो, यानी मैं हूँ निस्फ तुम्हारे मंजर की, यानी मैं हूँ निस्फ तुम्हारे मंजर की, यानी तुम भी एक अधूरा मंजर। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह।